राजस्थान का भौतिक प्रदेश मरुस्थल। इस वीडियो में अपने बात करेंगे थार मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में, मरुस्थल के निर्माण के कारण, थार मरुस्थल का विभाजन, मरुस्थल प्रसार की रोकथाम से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में, मरुस्थल में रेत के टीलों के प्रकार, राजस्थान में मरुस्थलीकरण कैसे हुआ, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है, मरुस्थल में वर्षा के पानी से बनी स्थलाकृतियों के बारे में तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो नगर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान का मरुस्थल, जो इसकी परिभाषा है वो सर्वप्रथम 1949 में अबूर बिले ने दी, जिन्होंने इसे राजस्थान के मरुस्थलों क्या कहा, भूमि का ह्रास ही क्या है, मरुस्थलीकरण है। 1991 में ड्रैगन ने परिभाषा दी, भूमि के उपजाऊपन का समाप्त होना ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ? सो कैर्बियन फेरस युग में थार मरुस्थल का विस्तार हुआ। सहारा के मरुस्थल का कैसे हुआ ये भी अपने जान लेते हैं। माना थार के मरुस्थल का विस्तार 100% है। भारत में कुल डेजर्ट जोन कितने हैं? 142 हैं। राजस्थान में कुल डेजर्ट जोन 85 हैं। जिन क्षेत्रों में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है वहाँ पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है तथा जल भराव के कारण भूमि मरुस्थल में बदलने लग जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों क्या है, डेजर्ट जोन में रखा जाता है। तो राजस्थान में कितने हैं डेजर्ट जोन? 85 है। हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड ने निम्न स्थानों पर जल दोहन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जोटवाड़ा जयपुर में, पुष्कर अजमेर में, जालौर सिटी, बीनमाल रानीगढ़ जालौर में, बहरोड अलवर में, श्री माधवपुर दौद सीकर में, मांडा सूरतगढ़ झुंझुनू में क्या है, जो जल का जो दोहन है उसके बारे में केंद्र सरकार द्वारा क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध है कि आप जो भूमिगत जल है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। थार मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे घना और बसा मरुस्थल है वो क्या है, थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल में सर्वाधिक विविधता वाला मरुस्थल कहलाता है। थार मरुस्थल मानसून को आकर्षित करने ऋतु चक्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। रेडॉन गैस निकलती है जो वर्षा लाने में सहायक होती है। यह नमी का अवशोषण करती है। न्यूनतम वायु दाब का केंद्र क्या है, थार मरुस्थल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे सारे यह विस्तृत है। थार मरुस्थल के पश्चिम भाग को थार मरुस्थल तथा पूर्वी भाग को मारवाड़ के नाम से जानते हैं। इसकी ढाल है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर है। हाल ही में राज्य सरकार ने जैसलमेर के कुलदरा गांव में कैक्टस पार्क लगाया है। मरुस्थल में मरु वनस्पति पार्क, मचिया सफारी पार्क जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति विहीन क्षेत्र समगाम जैसलमेर में स्थित है। चंदन नलकूप को थार का गढ़ा, जबकि बटुआ को कुआं बाड़मेर का या जल महल कहते हैं। थार मरुस्थल की प्राचीनतम नदी सरस्वती नदी है, जिसकी खोज सबसे पहले 1896 में C.L. ओल्धम ने की थी। वर्तमान में इस नदी के अवशेष के रूप में घग्गर नदी बहती है। थार मरुस्थल टैंथी सागर का अवशेष है। टैंथी सागर भूसंगति में अवसादीकरण से मरुस्थल का निर्माण हुआ। इसके राजस्थान में स्पष्ट अवशेष हैं जो समुद्री वनस्पति के अवशेष हैं। ओक्कल ब्रह्मसागर जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। थार मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है, घास पाई जाती है, सेवन, लिलोन, दामन, अंजना, मुराद, करड़ प्रकार की। कंटीली वनस्पतियों में रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल, किक्कर के जो वृक्ष है उगते हैं इसमें। मरुस्थल प्रसार की रोकथाम के लिए जो सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें बात करते हैं अपने काजरी के बारे में। काजरी की जो स्थापना है वो सन 1959 में हुई। किसके सहयोग से हुई? तो अमेरिका व यूनेस्को के सहयोग से हुई।
काजरी की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? मरुस्थल के प्रसार को रोकना। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जोधपुर में। जो इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय है काजरी के, वो बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भुज, गुजरात, लद्दाख व जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे जो दूसरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह आफरी है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी आफरी की स्थापना। जो आफरी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो मरुस्थल में शुष्क वनस्पति का विस्तार करना, अर्थात ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखे को सहन करके मरुस्थल के प्रभाव को कम करे। आफरी का जो कार्यालय है वो भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में ही स्थित है। जो इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय अभी तक नहीं बना हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं अपने सूखा प्रभावित संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में। तो यह कब चला था? 1974-75 में चला था। प्रारंभ में इसमें क्या है, सिर्फ 8 जिले थे राज्य के, और वर्तमान में अब 11 जिले हैं जिनके 32 विकास उपखंडों में यह कार्यक्रम चल रहा है। जो इसके लिए सूखा संभावित क्षेत्र के लिए बजट है वो 75:25 में है। 75 जो है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का क्या है 25% इस पे जो बजट है। उद्देश्य है इसका सूखे के प्रभाव को कम कर अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। आगे बात करते हैं मरु विकास कार्यक्रम के बारे में। यह 1977 से 78 में चला। प्रारंभ में इसमें क्या है 11 जिले थे। वर्तमान में इसमें 16 जिलों के 85 विकास उपखंड आते हैं। इसका भी जो बजट है वो 75:25 है केंद्र व राज्य सरकार का। उद्देश्य है इस कार्यक्रम का मरुस्थल के विस्तार को कम कर अर्थव्यवस्था में सुधार करना। नेक्स्ट जो कार्यक्रम है थार मरुस्थल की रोकथाम के लिए चल रहा है समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1992-93 में हुई। प्रारंभ में केवल 10 जिले थे। वर्तमान में इसमें क्या है 11 जिले हैं। कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है और इसका बजट भी 75:25 ही है। जो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बंजर भूमि को समन्वित करके कृषि कार्य योग्य बनाना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मरुस्थल के निर्माण के जो कारण है वो क्या है। तो जो भौतिक कारण है उनमें जलवायु में परिवर्तन, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनिश्चितता और खंड दृष्टि है। और अपने बात करते हैं कारण है एक मानवीय कारण भी एक मरुस्थलीकरण का कारण है, जिसमें जनसंख्या बढ़ने के कारण भी जो वृक्षों का दोहन हुआ, अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण और औद्योगिकरण। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? अक्षांशीय दृष्टि से जो मरुस्थल का विस्तार है वो 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतरीय जो विस्तार है इसका 69 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान में थार व स्तूप, मरुस्थल में लहरनुमा स्थलाकृतियों को दोरे व स्तूप कहते हैं। दो रेत के टीलों के मध्य स्थित निम्न भूमि को अभिनति रण, टाड़, तली या थली के नाम से जानते हैं। उपरोक्त में जब वर्षा का पानी भरता है तो उसमें एक अस्थायी खारी झील का निर्माण होता है जिसे प्याला कहते हैं। प्याला झील यह स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य शुष्क प्रदेशों में उच्च भूमि से गिरी निम्न भूमि बेसिन से है। विशेष तथ्य है जो थार मरुस्थल में मीठा पानी भी खारा क्यों हो जाता है? खारी झीलें राजस्थान के पश्चिमी भाग में ही क्यों पाई जाती है? पश्चिमी भाग से गुजरने वाली नदियां मीठी होते हुए भी खारी क्यों हो जाती हैं? झीलों में लवण कहाँ से आ जाते हैं? तो चलिए इन सभी को स्पष्ट कर देते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में माइका शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में मैग्नीशियम, पोटेशियम, ब्रोमियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं।
ये तत्व जल के संपर्क में आकर केशवावर्ण विधि के द्वारा भूमि के ऊपरी भाग में आकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सोडियम क्लोराइड के कारण ही नदियां खारी हो जाती हैं, इसीलिए जो झीलों का जल भी है वो क्या है, खारा हो जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक रण या टाट कहाँ पर हैं? तो जैसलमेर, पोखरण में, ब्राह्मसर में, कनौद, बाकरी, लावा में। बाड़मेर जिले में जो थोब में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रण यहीं पर है। जोधपुर में बापरण में है। नोट पोखरण, इसे भारत की शक्तिधाम भी कहते हैं। यह जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने, जबकि 11 व 13 मई को 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण करवाया था। इसी कारण पोखरण को शक्तिधाम के नाम से भी जानते हैं। रेतीले भाग में वर्षा के जल संचय एवं प्रबंध को निम्न नामों से जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र में इसे सर या सरोवर, जोधपुर में नाड़ी औसियाँ, जोधपुर संपूर्ण भाग में इसे जालरा, सीमावर्ती जिलों में इसे कुई या बेरी, समस्त मरुस्थलीय जिलों में टांका, जैसलमेर में खंडीन, पालीवाल ब्राह्मणों की देन है ये, संपूर्ण राजस्थान में बावड़ी, शेष 8 जिलों में क्या है, टोबा कहा जाता है। जो रेतीले भाग में वर्षा का जो जल संचय किया जाता है उसे कहा जाता है। नोट, भारत में वर्षा के जल संचय प्रबंध को निम्न नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में भद्रा या ताल, हिमाचल प्रदेश में कूहल, तमिलनाडु में इरी, केरल में सुरंग, जम्मू कश्मीर में पोखर और कर्नाटक में कट्टा नाम से जाना जाता है। जो वर्षा जल का संचय किया जाता है उसे। नोट, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल को ले जाने के लिए पाइपों के स्थान पर बांसों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर नदी निर्मित मरुस्थल, यह विस्तृत है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। पूर्व में यह नदी सदानीरा नदी थी, लेकिन वर्तमान में अंतः प्रवाही वाली नदी है, जो वर्षा के जल के कारण ही सिर्फ बहती है कुछ समय के लिए। दूसरा है शेखावटी का मरु प्रदेश, सीकर, चूरू और झुंझुनू में इसका विस्तार है। यहाँ की महत्वपूर्ण नदी कांतली थी, लेकिन वर्तमान में यह भी एक अंतः प्रवाही नदी है। तीसरा जो भाग है लूनी नदी द्वारा निर्मित मरुस्थल, इसका विस्तार नागौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर जिलों में है। यह वर्तमान में बरसाती नदी है जो केवल 3 महीने ही बहती है। चौथा जो थार मरुस्थल को भौतिक दृष्टि से बांटा गया है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के बारे में, यह बीकानेर और जैसलमेर में है। यहाँ की महत्वपूर्ण नदी कांकनी और मसूरदी है, लेकिन वर्तमान में जैसलमेर में 17 किलोमीटर तक ही सीमित है यह नदी। नोट, उपरोक्त नदियों पर ये जिले सिंचाई के लिए निर्भर रहा करते थे एवं आसपास के क्षेत्र जल स्तर भी ऊंचा था, लेकिन वर्तमान में अंतः प्रवाह की श्रेणी में शामिल होने के कारण दोनों ही स्थितियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसका कारण इन नदियों ने उपरोक्त जिलों में मरुस्थल का निर्माण किया। इस प्रकार राजस्थान में मरुस्थलीकरण के जिलों की कुल संख्या 12 हो चुकी है। राजस्थान में कुल मरुस्थलीय जिलों की संख्या 12 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मरुस्थल जिला झुंझुनू जिला है। थार मरुस्थल को 25 सेमी समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। स्पष्ट कर दें आपको कि वर्षा का मापन सेंटीमीटर से होता है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए एक शून्य जोड़ दिया जाता है। यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो एक शून्य घटा दिया जाता है। बनावट व संरचना की दृष्टि से
थार मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रेतीला मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल। बालू व स्तूप युक्त प्रदेश, यह रेत से पूर्णतः ढका हुआ क्षेत्र है। दूसरा है बालू स्तूप मुक्त प्रदेश। यह मरुस्थल कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेत नहीं पाई जाती, वहाँ पर प्राचीनतम अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसा क्षेत्र राजस्थान के पोखरण रामगढ़ के मध्य स्थित है। ऐसे क्षेत्र में परतदार चट्टानों में लकड़ी के स्पष्ट अवशेष दिखाई पड़ते हैं, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जैसलमेर का ओकल वुड फॉसिल्स पार्क है। बांगर मरु या उद्देश्यक शुष्क मरुस्थल, इसे पुनः चार भागों में बांटा गया है। लूनी नदी द्वारा निर्मित शेखावटी का मरुस्थल प्रदेश, यहाँ बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। शेखावटी के मरु प्रदेश में यहाँ पर कच्चे व पक्के कुओं को जोहड़ कहते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मरुस्थल नागौर उच्च भूमि मरु प्रदेश, यहाँ पर बंजर व रेतीली भूमि सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पर? नागौर उच्च भूमि मरु प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है। यहाँ की भूमि में कृषि उत्पादकता कम होती है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होना है। थार के मरुस्थल में वर्षा के पानी के भरने से निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उत्खतित भूमि, बालसन, प्याला बजड़ा या पेडिमेंट। राजस्थान के थार मरुस्थल में घास जल खनिज की एक लंबी पट्टी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई है कुल 64 किलोमीटर है। लाठी सीरीज में जो घास है वो सेवन, लिलोन, दामन, करड़, मुराद, अंजन प्रकार की जो घास पाई जाती है। खनिज है जो इसमें मिलते हैं, रॉक फॉस्फेट, चूना सर्वाधिक पाया जाता है। जल चंदन नलकूप स्थित है, जिसे थार का गड़ा भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बालूका स्तूपों के बनने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। रेत की अधिकता होनी चाहिए, तभी बालूका स्तूप बनेंगे। पवन का जो वेग है वो तीव्र होना चाहिए। पवन के मार्ग में अवरोध होना चाहिए, तभी क्या है वो स्तूपों का निर्माण होगा। उपरोक्त शर्तें पूरी होने पर ही दोहरे या स्तूपों का निर्माण होता है। बालूका स्तूपों का स्थानांतरण, तो आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो बालू का स्तूप है अपना स्थान बदलते रहते हैं। पहले अगर स्तूप यहाँ इस स्थान पर स्थित हैं, तो जब वायु के प्रभाव से वो अपना स्थान बदलेंगे तो इस तरीके से वो आगे चलते रहते हैं। ये आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ से जैसे पवन आ रही है, पवन के जो प्रभाव से थोड़ा आगे नया स्तूप बन जाएगा, पीछे वाला जब आगे चला जाएगा तो। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में थार के मरुस्थल में रेत के टीलों का प्रकार, रेत के टीलों का वर्गीकरण मैकी ने 1979 ने किया। 8 प्रकार रखे इसके। एक रेखीय पवनामूर्ति या अनुदैर्ध्य, दूसरा बरखान या अर्धचंद्राकार, तीसरा अनुप्रस्थ, चौथा प्रोबेलिक, पांचवा तारा स्तूप, छठा अवरोधी स्तूप, सातवां नेटवर्क, आठवां सब्रकोफिज। वोगनोल ने 1933 में 2 प्रकार के बालू का स्तूप बताए हैं या टीले बताए हैं, एक तो बरखान और दूसरे सीफ प्रकार के। हैक ने 1941 में 3 प्रकार में बांटा है टीलों को, अनुप्रस्थ, पोराबोलिक और अनुदैर्ध्य। रेत के टीले के बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसे बनते हैं? वो रेत के टीले जो पवन के वेग के बहाव की दिशा में समानांतर बनते हों, रेखीय पवनानुत या अनुदैर्ध्य रेत के टीले कहलाते हैं। इस चित्र के द्वारा अपने समझते हैं। रेत रहित भाग है जैसे ये दिया गया है, और रेत का जो जमाव है वो इस तरीके से होता रहता है। जैसे ये उड़कर रेत आती है तो यहाँ पर एक जगह पर किसी भी अवरोध के कारण रुककर वो जम जाती है और एक टीले का निर्माण हो जाता है। रेखीय पवनानुवर्ती स्तूप के समांतर चलने वाली हवा 2 स्तूपों को रेत को उड़ाकर उसे रेत रहित कर देती है। इस रेत रहित भाग को गासी के नाम से जानते हैं। गासी से होकर ऊंटों के काफिले गुजरते हैं, जिसे कारवां मार्ग कहते हैं। गासी के अगल बगल में जो टीले बनते हैं उनकी आकृति तलवार सदृश होती है, जिसे
रेत कटक, सींफ, अलब स्तूप के नाम से जानते हैं। राजस्थान में ये टीले सर्वाधिक जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। अनुप्रस्थ रेत के टीले ये कैसे बनते हैं? वो रेत के टीले जो प्राचीन प्रचलित हवाओं की दिशा में समकोण पर बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ या आड़े रेत के टीले कहते हैं। जो इनकी ऊंचाई है वो 3 से 25 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर होती है। लंबाई इसकी 700 मीटर, आकार इसका अर्धचंद्राकार होता है। किनका? अनुप्रस्थ रेत के टीलों का। आगे बात करते हैं बरखान के बारे में। जब छोटे छोटे कण अनेक अनुप्रस्थ रेत के टीले मिलकर एक बड़े रेत के टीले का निर्माण करते हैं तो उसे बरखान कहते हैं। यह सर्वाधिक गतिशील व विनाशकारी होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं? चूरू, अजमेर, सूरतगढ़, लोनकरनसर, बाड़मेर व औसिया में। ये चित्र में दिखाया गया है कि जो छोटे छोटे रेत के टीले, अनुप्रस्थ रेत के टीले मिलकर क्या है? बरखान का निर्माण करते हैं वो। चलिए आगे बात कर लेते हैं पोराबेलिक के बारे में। वो रेत के टीले जो बड़ी वनस्पति पेड़ों की जड़ों की आड़ में बनते हैं पोराबेलिक कहलाते हैं। इनका निर्माण हमेशा श्रृंखलाबद्ध व नियमित होता है। इनकी स्थलाकृति महिलाओं के बाल में लगने वाली पिन के समान होती है। 8 जिलों में है ये अर्धशुष्क जलवायु वाले स्थानों पर मिलते हैं पोराबेलिक जो टीले हैं। सबर काफी वो रेत के टीले जो छोटी वनस्पति की आड़ में बनते हैं। ये अनियमित श्रृंखला में देखने को मिलते हैं। घास व झाड़ियों के अवरोध से बनने के कारण इन्हें नेवखा व नुनेट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में के 4 जिलों में है। कौन से? सीमावर्ती जिलों में। आगे है अवरोधी रेत के टीले। वे रेत के टीले जो पहाड़ी, चट्टान आदि के अवरोध से बनते हैं। इन रेत के टीलों के ऊपर वनस्पति पाई जाती है। इन रेत के टीलों को वनस्पति उगाने के कारण जीवाश्म रेत के टीले कहते हैं। इन पहाड़ियों के कपार मोटी रेत का जमाव होता है तो यह बड़े पठार जैसा दिखाई पड़ता है। इन्हें होलबुक स्तूप भी कहते हैं। चलिए तारा स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। वो रेत के टीले जिनका वायु की दिशा में एक से अधिक भुजाएं निकली होती हैं तारा स्तूप कहलाते हैं। ये चित्र में जैसे दिखाया गया है, ये क्या है? तारा स्तूप का चित्र है। राजस्थान में सर्वाधिक तारा स्तूप जैसलमेर, मोहनगढ़ और पोखरण में और गंगानगर के सूरतगढ़ जिले में मिलते हैं। ये रेत के टीले विशेषकर हमदा मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान का मरुस्थल है उसका राजस्थान के मैप में ये दिखाया गया है। आप एक नज़र में इसे भी जरूर देखें कि श्रीगंगानगर जिला आता है। इसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर का कुछ भाग, नागौर और पाली सिरोही का भी कुछ भाग क्या मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर और जालौर जिले भी मरुस्थलीय जिले हैं राजस्थान के। चलिए आगे बात करते हैं नेटवर्क रेत के टीलों के बारे में। वे रेत के टीले जो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पोराबेलिक रेत के टीलों के मध्य स्थित होते हैं तथा इनको जोड़ने का कार्य करते हैं नेटवर्क रेत के टीले कहलाते हैं। ये राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर, हनुमानगढ़ व झुंझुनू में बनते हैं। मरुस्थल के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। पहला हमदा, रेग और अर्ग। हमदा जो है पूर्णतः चट्टानी है। यह जोधपुर और जालौर का क्षेत्र है। रेग है वो पथरीला या मिश्रित मरुस्थल है, बाड़मेर और पाली में विस्तृत है। अर्ग पूर्णतः रेतीला मरुस्थल जो सीमावर्ती जिलों में स्थित है। राजस्थान में बालू के स्तूपों से प्रभावित जो क्षेत्र है वो है, जैसे स्तूपों का प्रतिशत और प्रभावित क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है। 0 से 20% में 11.5% अरावली के पूर्व में, 20 से 40% में 19.5% अरावली वाले जिले, 40 से 60% स्तूपों का 18.6 भाग क्या है अरावली के पश्चिम में अर्धशुष्क भाग, 60 से 100% स्तूपों का प्रभावित क्षेत्र वो 8.9% सीमावर्ती जिलों में है। बालू का स्तूप रहित क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से रहित है 41.5%। राजस्थान का पूर्वी भाग व दक्षिणी भाग क्या बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है।
मरुस्थल की विशेषताएं हैं, खनिज इसमें अधात्विक प्लस जैविक हैं, कोयला व पेट्रोलियम की मात्रा यहाँ पे अधिकतम मिलती है, वनस्पति घास व कटीली वनस्पति है, जलवायु इसकी शुष्क व अर्धशुष्क है, वर्षा है जो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है मरुस्थल में, मिट्टी एंटीसोल व एरिडोसोल, पशु है वो सर्वाधिक भेड़ बकरी और ऊंट तथा गायें पाले जाते हैं यहाँ पर, कृषि वो खरीफ की या मोटा अनाज बोया जाता है, अपर्दन वायु से होता है सर्वाधिक, जैसलमेर जिले में न्यूनतम सर्वाधिक वायु अपर्दन किस में होता है, जैसलमेर जिले में, और न्यूनतम किस में होता है, धौलपुर जिले में वायु से अपर्दन होता है। मरुस्थल में अत्यधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न समस्याएं, पहली समस्या है सेम। यह समस्या जिप्सम के कारण उत्पन्न होती है। जिप्सम के कारण नहरों के आसपास का जल जब रिसाव के कारण नीचे जाता है तो जिप्सम की परत पानी की नीचे जाने से रोकती है, जिससे जल उत्प्लावन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे लवणीय प्रकार की होकर बंजर हो जाती है। सेम से ग्रसित राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र बड़ापाल हनुमानगढ़ है। सेम समस्या का समाधान है यूकेलिप्टस के पेड़ लगाना यानी कि सफ़ेदा लगाना। पोलैंड नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना चल रही है सेम समस्या को रोकने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण कैसे हुआ। भूगर्भवेत्ताओं का मत है कि आज से 7000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, अतः राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला यह थार का मरुस्थल हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। रेगिस्तान प्रकृति प्रदत्त नहीं है बल्कि ज़्यादा मात्रा मनुष्यकृत ही है। भूगर्भीय युग में यह पूरा क्षेत्र समुद्र था। इस क्षेत्र में खनिज मिलते थे और वो इस बात का प्रमाण है कि असल में तो आज भी यह पूरा क्षेत्र खारापन इसलिए हुआ जो खारापन केवल 33 भूसंति में ही था। सांबर और डीडवाना में नमक की झीलें, तो फलोदी में नमक की खेती, पंचपादरा में नमक का खनन होता है। जिप्सम और लिग्नाइट चूना के अपार भंडार इस क्षेत्र में हैं। साथ साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की भी प्रचुर मात्रा इस क्षेत्र में है। ये समस्त खनिज समुद्रीय हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि थार का मरुस्थल 33 का अवशेष मात्र है। 33 भूसंति में अवसादीकरण से थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% कौन सा भाग है, तो आपको बताना है अरावली है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, थार का मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और यदि आपके इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस वीडियो का नाम लिखें और आपकी मेल ID लिखें। आपको ईमेल के माध्यम से जो इस वीडियो के PDF नोट्स हैं वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।